साथियों नमस्कार। साथियों बात 2014 की है, जब केंद्र में कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार थी। हमारे देश के एक राज्य का विभाजन किया गया, आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना नाम का नया राज्य बना। जब ये पूरी कार्यवाही चल रही थी लोकसभा में, उस वक्त इस बिल पर, रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और जिसने भी इसका अपोज किया कि ये राज्य टूट करके दूसरा राज्य नहीं बनना चाहिए या दो राज्य नहीं बनने चाहिए, उन लोगों को सदन से बाहर करवा दिया गया मार्शल्स के द्वारा। उसके बाद जब वोटिंग हो रही थी तब इसका लाइव टेलीकास्ट रुकवा दिया गया, प्लस सभी सदस्यों के माइक्स को ऑफ करवा दिया गया। इस तरह से एक नया स्टेट बनाया गया था तेलंगाना। जो कांग्रेस सरकार ये कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, वो जरा इस देश के राज्य के बंटवारे पर अपना विचार रखे, तब बात करे। मैं मोदी की बात करने नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश में आज एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई राजधानी ही नहीं है अपनी। जी हां, आंध्र प्रदेश। जब ये राज्य टूट करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य 2014 में बने, तो उस वक्त हैदराबाद को ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ज्वाइंट कैपिटल बना दिया गया था और कहा था कि जब तक आंध्र प्रदेश अपनी एक नई राजधानी नहीं बना लेता, तब तक हैदराबाद को ही दोनों की राजधानी मान करके हम आगे चलेंगे और अगले 10 साल तक हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी। वो 10 साल अब जून 2024 में पूरे होने जा रहे हैं, यानी 2 जून 2024 को ये डेडलाइन पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी हमारे आंध्र प्रदेश के पास अपनी खुद की राजधानी नहीं है। हमारे देश में राजनीति का शिकार हुआ यह प्रदेश, गवर्नेंस का शिकार हुआ यह प्रदेश अपनी राजधानी नहीं खोज पाया, न इस पर कोई कार्यवाही ठीक से हो पाई है। जी हां, यह सत्य है। हमारे देश में इस राज्य को हर तरीके से पिछड़ेपन का एहसास कराया गया, हर तरह से लोगों को परेशान किया गया। जो भी पार्टी सत्ता में आई, लोगों को गुमराह करती रही। और आज आंध्र प्रदेश के लोग इसी शंका में हैं, इसी कंफ्यूजन में हैं कि हमको राजधानी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, या हैदराबाद को ही हमेशा के लिए राजधानी मान करके चलना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा अपनी राजधानी मान के चलते हैं। तो देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में क्या हुआ है हम चर्चा करते हैं। 2 जून को ये इनकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। और जब इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2014 में, तो इनका सेक्शन 5 ये कहता था कि भाई हैदराबाद को 10 साल के लिए इनकी राजधानी बना देते हैं। ठीक है साहब। उस वक्त इनके चीफ मिनिस्टर जो थे आंध्र प्रदेश के, वो टीडीपी पार्टी के चंद्रबाबू नायडू थे। और चंद्रबाबू नायडू जी ने यह बोला था कि हम आंध्र प्रदेश की कैपिटल ऐसी बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास कैपिटल होगी। हम इसको विदेशी कंपनीज को टेंडर देकर के इसका डेवलपमेंट करेंगे। और इतने बड़े बड़े वादों के साथ, लोगों को सपने दिखाने के साथ, इन्होंने उस वक्त लगभग 51,000 करोड़ का, 2015 में 51,000 करोड़ का कैपिटल इकट्ठा किया और बोला कि इतना करना चाहिए, हमें इतना कैपिटल चाहिए होगा, तब जाकर के हम इसको राजधानी को बना पाएंगे। ठीक है साहब। प्लस इन्होंने 33,000 एकड़ भूमि को भी ग्रहण किया फार्मर से, हालांकि पैसा देकर के किया होगा, लेकिन 33,000 एकड़ भूमि भी इन्होंने ली और बोला कि और इसमें भूमि हम ऐड करेंगे। प्लस इन्होंने सिंगापुर बेस्ड फर्म्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, पैसा दे दिया और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस उनको दे दिए कि भाई आप लोग आकर के यहां पर राजधानी बनाइए। ठीक है साहब। इन्होंने 7,500 करोड़ रुपए, जी हां, चंद्रबाबू नायडू जी ने 7,500 करोड़ रुपए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी इकट्ठा किए। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा चुका था। सिंगापुर की फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका था। फार्मर से उनकी जमीन ले ली गई थी। जी, यही सरकारें जो फार्म बिल पर कभी अपोजिशन करती हैं, कभी लैंड एक्विजिशन बिल पर अपोजिशन करती हैं, वही सरकारें फार्मर से भूमि ले रही हैं और उस पर आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। जी, उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 100 ऑफ करोड़ रुपीस वर्ल्ड बैंक से लिए, 1500 करोड़ रुपीस यूनियन गवर्नमेंट से लिए, यह बोल करके कि हमें 51,000 करोड़ रुपए का पूल बनाना है जिसमें हम कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। बट जब यह काम चल रहा था 2015, 16, 17 में, उस वक्त तो चलो चंद्रबाबू नायडू थे। 2019 में चंद्रबाबू नायडू की सरकार चली जाती है और अपोजिशन जो थी वो गवर्नमेंट में आ जाती है। अपोजिशन में उस वक्त वाईएसआर कांग्रेस जो है, उसके जगन मोहन रेड्डी सीएम बनते हैं और उनका कहना यह होता है कि जो कुछ भी इन्होंने ये किया है
चंद्रबाबू नायडू ने, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम 500 करोड़ का एक नया कैपिटल इकट्ठा करके, एक नया बजट इकट्ठा करके उसी से हम जो है अपना काम स्टार्ट करवाएंगे। प्लस इन्होंने सिंगापुर की फर्म्स को जो प्रोजेक्ट मिला हुआ था वो भी वापस ले लिया, प्लस जो कुछ कई जगह पर जो जमीन फार्मर से ली गई थी वो भी वापस कर दी। मतलब चंद्रबाबू नायडू एक तरफ से पूरा इंतजाम कर रहे हैं, ये आकर के उसे वापस कर दे रहे हैं। हमें ना सिंगापुर को देना है, ना फार्मर से जमीन लेनी है, ना पैसा ज्यादा लेना है, 500 करोड़ में हमारा काम हो जाएगा। ऐसे करके इस प्रोजेक्ट पर ही आगे चलते रहे और एक नया शिगुफा लेकर के आए। इनका कहना था कि इस राज्य में एक नहीं 3 कैपिटल्स होनी चाहिए, 3 राजधानी। पूछा गया भाई कैसे? बोले देखो, जो एग्जीक्यूटिव काम है, जो हमारी कार्यकारिणी है, उसके लिए अलग कैपिटल होगी, जुडिशियल के लिए यानी न्यायपालिका के लिए हमारी अलग कैपिटल होगी, और लेजिस्लेशन के लिए जो बिल्स वगैरह हम असेंबली वगैरह होती है उसके लिए अलग कैपिटल होगी। इनसे पूछा गया कैसे साहब? तो उन्होंने कहा कि जो विशाखापट्टनम है उसे हम एग्जीक्यूटिव की कैपिटल बनाएंगे, जो कुरनूल है उसे हम जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे, और जो अमरावती है उसे हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे। यस साहब। इनसे पूछा गया ये आइडिया कहां से लेकर के आए? इन्होंने कहा देखो, पूरी दुनिया में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहां भी 3 कैपिटल्स होती हैं, तो हमारे प्रदेश में भी 3 कैपिटल होगी। अब इस बात से एक नया बवाल इकट्ठा हो गया। कैसे साहब? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये फीजेबल नहीं लग रहा, वहां के लोग कह रहे हैं कि इसमें पैसा बहुत खर्च होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे किस चीज के लिए कहां पर शिकायत लेकर के जाएं। एक ही जगह पे सारी चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो आदमी समझ जाता है। जैसे यूपी में लखनऊ है, अब आपको कोई भी बड़ा काम करना है, चाहे जुडिशियल से रिलेटेड हो, चाहे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो, चाहे लेजिस्लेटिव से रिलेटेड हो, आप लखनऊ जाते हो या कई बार इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हो, एक बेंच उसकी हालांकि लखनऊ में भी है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। ठीक है साहब। इनकी इस बात की वजह से एक नया वहां पर क्योस पैदा हो गया, मामले कोर्ट में चले गए, मामले क्लियर नहीं हो पाए, और तब से इनकी सरकार बनी हुई है और आज तक किसी कंक्लूजन पर ये नहीं पहुंच पाए। लास्ट ईयर 2023 में भी इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करी थी, हाई कोर्ट ने भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि जो आप ये बोल रहे हैं प्लान जो आपका है, इस पर आपका क्या काम हुआ है, अभी तक आप कहां आगे बढ़े हो? तो ये कुछ कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाए। खैर, अब इनका जो मामला अटका है, देखिए चंद्रबाबू नायडू अगर अमरावती में रहते, क्योंकि अमरावती को मान के चला जा रहा था कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनेगी, चंद्रबाबू नायडू स्टार्टिंग में अमरावती में रह रहे थे। वो बाद में क्या हुआ, 2015 के बाद वो विजयवाड़ा चले गए, क्योंकि उनको डर था कि अमरावती में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है एक स्कैम के मामले में। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने 2015 में कैश फॉर वोट का एक मामला उन पर चल रहा था, इस वजह से ये भाग गए थे आपके विजयवाड़ा। विजयवाड़ा भाग जाने के कारण जितने भी काम इन्होंने अपने वहां पर प्लान किए थे कैपिटल बनाने के लिए, वो काम पूरे हो नहीं पाए थे, और बाद में आकर के 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने, जगन मोहन रेड्डी ने उन कामों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी प्लानिंग क्यों फेल हुई, क्योंकि वो खुद अपनी जान बचाए फिर रहे थे। उसके बाद जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि हैदराबाद को ही कुछ समय के लिए दोनों की कैपिटल बना देना चाहिए। लेकिन अभी कंफ्यूजन यह है कि जब 2 जून आ जाएगा, 2 जून 2024 गुजर जाएगा, उसके बाद तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में चीजों का बंटवारा कैसे होगा। अब तक तो चीजें शेयरिंग से चल रही थी, लेकिन तेलंगाना के सीएम कह चुके हैं कि हमें इस चीज पर अपना रेजोल्यूशन चाहिए, हमारी जनता को भी हमें जवाब देना है कि भाई आपके एसेट्स आपके पास हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस आपके पास हैं, आपका पैसा आपके पास है, हम आंध्र प्रदेश को नहीं दे रहे हैं। इस बात पर भी एक बवाल हो गया है। और आजकल आपने देखा होगा कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हालांकि कांग्रेस के हैं, रेवंत रेड्डी, काफी चर्चा में रहते हैं और काफी प्रोग्रेसिव माइंड के अच्छे व्यक्ति हैं। इनसे भी डर है आंध्र प्रदेश के नेताओं को, क्योंकि ये तेलंगाना में ठीक काम कर रहे हैं, अच्छी इनकी पकड़ है और बड़ी वाजिब बातें करते हैं। इस बात का डर भी आंध्र प्रदेश की नेताओं को है कि भाई अगर इस आदमी ने ये बात दोबारा से छेड़ दी तो हमारे पास तो कोई प्लान है ही नहीं। और आप हैरान होंगे जान करके कि अगर ये बात छिड़ती है और मामला आगे बढ़ता है तो करीब करीब 245 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी फिक्स्ड एसेट वैल्यू 1.42 लाख करोड़ रुपीस है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग 250 इंस्टीट्यूशंस का जो मामला है वो दांव पे लगा हुआ है कि किसके पास कौन सा इंस्टीट्यूशन जाएगा, कौन सी भवन किसके पास जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, मतलब स्टेट्स में, वो दांव पे लगा हुआ है। उसके अलावा इसमें जो 245 है, इसमें 91 ऐसे हैं जो शेड्यूल 9 में आते हैं और 142 ऐसे हैं जो शेड्यूल 10 में आते हैं आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। अब ये बारीकियां हैं कानून की, इसमें हमें नहीं जाना, ठीक है ना। और 12 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अभी एक्ट में मेंशनड ही नहीं है, उस पर तो फैसला होना है कि इसे कौन रखेगा। इस पर भी कोई बात अभी तक नहीं हो पाई है। बाकी इसमें यह दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से डरे हुए हैं और
रेवंत रेड्डी किस तरह से एग्रेसिव है एक नई कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिले उसके लिए, और अपनी कैपिटल से वो अपना काम रखना चाहते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब इस आर्टिकल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि गवर्नेंस किसे कहते हैं। गवर्नेंस उसे नहीं कहते जिसमें आप जनता को परेशान करते हैं। एक आदमी है, वो दुनिया जहां की कैपिटल लैंड वगैरह सब इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उसे डर है कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं, अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं भागता रहता है, इस वजह से काम अटक जाते हैं। दूसरा आदमी वो कहता है कि नहीं मैं तो 3 स्टेट्स लेकर के आऊंगा, ये स्टेट्स का फॉर्मूला ही बेकार है जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर का है, तो उनके फॉर्मूले पर अलग बवाल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, लीगल इश्यूज हो जाते हैं, वो अभी तक जमीन पर नहीं आ पाते। खैर जमीन पे आए ना आए, उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान ही नहीं है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। और इन सब में पिस्ता कौन है? आम जनता, विशेष तौर पे आंध्र प्रदेश की, जिसको ना तो कोई विकास देखने को मिल रहा, ना कोई कंक्रीट राह देखने को मिल रही। और उसके अलावा जो तेलंगाना के लोग हैं वो इस बात से तो खुश हैं कि उनका मुख्यमंत्री उनके लिए काम कर रहा है, लेकिन इस बात से आशंकित भी हैं कि जो चीजें आंध्र प्रदेश के साथ बट रही हैं वो उन्हें वापस कैसे मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में फैक्टर है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आप उधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में कई सारे स्टेट्स हैं, इन सब पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। अगर इन स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे तो पता चलेगा कि हमारे भारत के कई राज्यों में जो गवर्नेंस है वो इतनी पुअर है कि वहां के लोग आज भी बड़ी संख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। ये उसका एक उदाहरण है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा। नमस्कार।